बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अदना और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, समर वेकेशंस चल रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो उसकी वायलेशन कर रहे हैं कवानीन की, और इसके तहत अब कम अज़ कम पंजाब के अंदर तो ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि 1 जुलाई से समर कैंप होंगे मुकम्मल तौर पर ख़त्म। इदारे मोहतात रहें, क्योंकि इदारे ना एकेडमी की आड़ में खुल सकेंगे और ना ही ट्यूशन सेंटर की शक्ल में उन्हें खोला जा सकेगा। और इदारों को किसी भी सूरत क्लासेस जारी रखने की कतई इजाज़त नहीं होगी। इदारे क्लासेस के लिए कोई मुतबादिल जगह भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इदारे अपने बेसमेंट में खुफिया क्लासेस नहीं लगा सकेंगे। इदारे अपने किसी खुफिया कैंप्स में भी क्लासेस नहीं चला सकेंगे। तो अब जो भी खुफिया क्लासेस चलाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा और एक जामी रिपोर्ट आला सतह पर पेश कर दी गई है। इस हवाले से खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त नोटिस लिया जाएगा। मुतालिका इदारे को सील भी कर दिया जाएगा। तो इंतज़ामिया ने वाज़े किया है कि मुतालिका टीमें मुख्तलिफ इलाकों में अचानक भी मुआयने कर सकती हैं। तो जिन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स ने या किसी भी सेंटर ने इस तरह की कोई क्लासेस चला रखी थी, अब उनको मोहतात होना पड़ेगा। क्लासेस फिलफौर बंद करनी होंगी, क्योंकि 1 जुलाई से इस पर अब एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो न सिर्फ सख्त नोटिस लिया जाएगा, बल्कि मुतल्लिका इदारे को फौरी तौर पर सील भी किया जाएगा, जबकि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और हुकाम ने यह भी बता दिया है कि तमाम तालीमी इदारों पर जोर दिया गया है कि वो मुकर्ररा तातीलात का मुकम्मल तौर पर एहतराम करें। वैसे विशाल, आपकी राय क्या है कि ये अच्छा फैसला है? बिल्कुल अच्छा फैसला है, क्योंकि बच्चों को 3 महीने की जो गर्मियों की छुट्टियां वो इसलिए दी जाती हैं क्योंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है और बच्चे बीमार ना हो जाएं। इसलिए वालिदैन भी खासे इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं कि उन्हें गर्मी के मौसम में बच्चों को, हर स्कूल में एसी मौजूद नहीं है, एयर कंडीशन मौजूद नहीं है। तो इसके बावजूद फिर अगर स्कूल इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बच्चों को इतनी गर्मी के अंदर वो पाबंद कर रहे हैं कि वो आके इस तरह की क्लासेस लें, तो मेरे ख्याल में इस तरह का एक्शन गवर्नमेंट की जानिब से होना चाहिए। बिल्कुल, और जो तमाम एक्टिविटीज़ वो समर वेकेशंस में करवाना चाहते हैं समर कैंप्स की सूरत में, उसको बाकी महीनों में, बाकी सारे साल में करवाया जा सकता है। ये सारी जो एफिशिएंसी है, ज़रूरी नहीं है कि फीसें हथियाने के लिए उन 3 महीनों में किया जाए, जिसमें पेरेंट्स के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो पिक एंड ड्रॉप, ये सारी वो जो चीज़ें हैं, जो फीसें हैं, वो देते रहें। और एक ज़रिया मिल जाएगा स्कूल्स को भी कि वो समर कैंप्स के बहाने ये तमाम एक्टिविटीज़ को जारी रख सकें। तो आपकी तरफ से ये सख्त SOPs या अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जो भी इसकी वायलेशन करेगा उसे तादीबी जो कार्रवाई है उसका सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की, नाज़रीन, जिसमें तज़किरा होगा ईरान अमेरिका जंग का, जिसमें एक बार फिर से तलखी देखी जा रही है, हमले देखे जा रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंगी जराइम पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म सामने आ चुका है। और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार भी हमने देखा। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फौजी तंसीबात पर हमले किए गए हैं। और इसके बाद बात करेंगे दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन फाइनल। उबैद शाह की एंट्री, शाहीन शाफरीदी, हसन अली और अहमद बट को इस दौरे के लिए स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। और जिनको स्क्वाड में शामिल किया गया है वो कितने सूदमंद साबित होंगे पाकिस्तान टीम के लिए, कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। और फिर बात होगी कुछ मौसम की। मानसून सिस्टम जुलाई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान चंद रोज़ बाकी है। NDMA की तरफ से मुल्क में प्री मानसून बारिशों से कबल खतरात बारे अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। क्या खतरात हैं और अलर्ट में क्या तंबीह की गई है, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे UK की नई इमिग्रेशन पॉलिसी, वीज़ा शराइत सख्त, पाकिस्तानी शहरियों के लिए क्या खतरात हैं, क्या किन शोबों में वीज़ा जारी किए जाएंगे, आसानियां कहाँ हैं और कहाँ पर मुश्किलात, इस पर भी हम तफसील से जायज़ा लेंगे। और आखिर में बात होगी नौजवान मर्दों की, जिनको नफ्सियाती मसाइल का सामना मगर मदद मांगने में हिचकिचाहट का सामना करते हैं। ये हिचकिचाहट क्यों है, किस तरह के नफ्सियाती मसाइल से गुजर रहे हैं आज के नौजवान मर्द और उन्हें किस तरह से निकाला जा सकता है, कौन कौन अपनी जिम्मेदारी या किरदार अदा कर सकता है, इस मसले से निमटने के लिए इस पर माहिरीन की राय शामिल करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट, जो कि एक मुआहदे की सूरत में सामने आई थी। पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे में, लेकिन चंद ही घंटों के बाद हम देख रहे हैं कि बात फिर से वॉल्यूशन हुई है। कहा यह जा रहा है कि फरीक की तरफ से, मुखालिफ की तरफ से इसकी वॉल्यूशन की गई है। पहले अमेरिका ने निशाना बनाया ईरान को और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, ये देखना बाकी है।
बिल्कुल। और इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, माहिर आलमी अमूर हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, हम ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का बयान देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम की कानूनी कार्रवाई का हुक्म उन्होंने दे दिया है। अमेरिकी नायब सदर हैं JD वेंस, वो कहते हैं कि जारहाना कार्रवाई का जवाब भी जारहाना ही दिया जाएगा। अब ये अमेरिका की तरफ से वायलेशन की जाती है, लेकिन JD वेंस का बयान ये बताता है कि शायद ईरान की जानिब से पहले कोशिश की गई है या पहले किसी किस्म का अटैक किया गया। वो कहते हैं कि 4 ड्रोन से हमला किया गया है कार्गो जहाज़ के ऊपर और बड़ा ही धचका भी पहुंचा उसे कार्गो जहाज़ को, लेकिन इसके बावजूद उसका सफ़र जारी रहा। इसमें कितनी सदाकत है जो JD वेंस का बयान है, जो उनकी गुफ्तगू है, और जो ईरान की जानिब से गुफ्तगू की जा रही है? ईरान ये बताता है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है और अमेरिका, JD वेंस कहते हैं कि ये पहला जवाब जो है वो हमें पहले कार्रवाई की गई है ईरान की जानिब से और हम जवाबी कार्रवाई उसी अंदाज में देंगे। आप क्या कहते हैं इस पर? पहले तो आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम और सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है उसके अंदर 14 नुकात हैं और पहला नुक्ता ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसके अंदर जितनी वेसल्स की आमदो रफ्त होगी उसको ईरान चलाएगा और जो भी वेसल इस बताए हुए रास्ते से बाहर जाएगा उसे ईरान के पास मजाज है कि उसे रोक सके। अब एक वेसल जो उस बताए हुए रास्ते के अलावा जा रही थी उसे अगर ईरान ने वार्न किया या ड्रोन हमला किया, व्हाटएवर द केस इज, वो क्या इतनी इम्पोर्टेंट वेसल थी जिसकी वजह से अमेरिकन ने को ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो ईरान के ड्रोन स्टोरेज के ऊपर और साथ साथ उनके एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर हमला करे, जिसके रिटेलिएशन में रात को ईरान ने ड्रोन हमला किया और अगली रात को फिर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले किए कतर और बहरीन के अंदर। और फ्रेंकली स्पीकिंग वहाँ पे जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो बता रहा है कि जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है वो तो तकरीबन तबाही हो गया इस पूरी जंग में जितने ईरान ने उस पर हमले कर दिए। तो ये उसकी वायलेशन है आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 5 जो है वो ये बतलाता है कि ईरान और ईरान के साथी उन पे हमला नहीं होगा, मुकम्मल जंग बंदी पूरे खत्ते में होगी, न ईरान और ईरान के साथी अमेरिका और अमेरिका के साथियों के ऊपर हमलावर होंगे। लेकिन आप देख रही हैं कि जो कुछ लबनान में हो रहा है और फिर न फ़कत ये कि लबनान में जो कुछ हो रहा है, फिर लबनान की जो एग्रीमेंट करवाई गई है इजराइल के साथ, जिसमें लबनान के सदर ओन ने तकरीबन 50 कस्बे इजराइल के हवाले कर दिए कि जब आपका दिल चाहे आप इधर रुकें और जब आप समझें कि आप सिक्योर हैं तो यहाँ से आप चले जाएं। अब कौन सी कौम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रेशन के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकती है? तो वहाँ पे उनकी मुखालफत शुरू हो गई। ये भी उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मुखालफत है। अच्छा, तीसरी तरफ मार्को रूबियो साहब ने विजिट पे किया मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का, और जो वहाँ पे एलामिया आया, अगर आप उस एलामिया को पढ़िए तो उस एलामिया के अंदर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को भी डिस्कस किया गया है और ईरान की प्रॉक्सीज़ को भी डिस्कस किया गया है। जबकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये बात तय थी कि न उनकी प्रॉक्सीज़, जिसको वो वेस्ट प्रॉक्सी कहता है, और मैं हमेशा पाकिस्तानी मीडिया पे कहता हूँ ये प्रॉक्सीज़ नहीं है, ये अपने मारूजी हालात की वजह से वजूद में आई, जिसको अब यूनाइटेड नेशन के जो एक्स ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर है उनका मौक़िफ़ भी अब ये आना शुरू हो गया है। तो उसको डिस्कस करना और फिर वेपन्स बेचना, मेरे ख्याल है ये भी उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अभी डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है कि ये सब कुछ अमेरिका की इमा पर हो रहा है? अमेरिका इसके अंदर शामिल है हमलों के अंदर, या फिर वो नाकाम हो चुका इजराइल को रोकने में और वो चाहते हुए भी स्पॉइलर को उसकी किरदार अदा करने से रोक नहीं पा रहा? तो इस सब का ये जो भी हो रहा है हमला और उसका फिर जवाबी हमला, इसके इस मुआहदे के ऊपर क्या असरात होते देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप खामोश रहें और फिर हथियार भी देते रहें तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी रजामंदी तो है। हालांकि इजराइल अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक कैप्शन छपी थी जिसके अंदर एक तस्वीर में उन्होंने दिखाया कि नेतन्याहू एप्स्टीन फाइल को प्रेसिडेंट ट्रंप को मारते हुए कहते हैं कि जब मैं चाहूँगा उस वक्त जंग बंद होगी। और फिर आपको पता है कि इजराइल का जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, चाहे वो इस वक्त हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन हो, वो तो जंगो जदल की बातें कर रहे हैं। वो तो बल्कि इस पे बहस कर रहे हैं कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने कम जुल्म किया है और हम ज़्यादा जुल्म करके दिखाएंगे।
लेकिन इसके साथ आपके नाजरीन को मैं ये भी बताता चलूं कि जो एपैक है, इजरायली लॉबी है अमेरिका में, उसने मिड टर्म इलेक्शंस में 127 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो आप मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस के अंदर जो फैसला साजी होगी और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन होगी, क्या वो प्रो इजराइल नहीं होगी इस मद के अंदर? तो मैं समझता हूं कि एक वो फैक्टर भी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो मुश्किलात के शिकार है अपनी जगह पे। एक तरफ मागा है और पब्लिक ओपिनियन है, दूसरी तरफ इजरायली लॉबी है और उनकी अपनी टीम के साथी लिंडसे ग्राहम, टेड क्रूज और उनका जो अपना एम्बेसडर हक भी है। प्रेसिडेंट ट्रंप कहता है कि हम ना होते तो इजराइल का वजूद ना होता, और हक भी साफ फरमा रहे हैं कि अगर इजराइल नहीं होता तो अमेरिका का वजूद ना होता। अब मैं हैरान हूं कि ऐसे एम्बेसडर को अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने रखा हुआ कैसे? बिकॉज जिन्होंने भी उनकी मुखालफत की है उनको उन्होंने व्हाइट हाउस से बाहर फेंक दिया है। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मजबूरी है उनकी। डोनाल्ड ट्रंप साहब पर भी कोई प्रेशर तो होगा जिसकी वजह से वो अभी तक उनको उठा के बाहर नहीं कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा आप भी कह रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बावजूद ये तमाम कुछ हो रहा है, जिस तरह से वायलेशन भी की गई, पहले अमेरिका की जानिब से की गई जहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ पर उनका कार्गो जहाज़ जा रहा था। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के बावजूद हम फिर से देख रहे हैं कि दोहा के अंदर मुज़ाकरात के लिए दोनों अफ्रीकन एग्री कर चुके हैं और मुमकिन जो मुज़ाकरात हैं वो दोहा के अंदर होने जा रहे हैं ट्यूसडे को। तो क्या आप समझते हैं कि अब ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर भी, क्योंकि एग्री तो दोनों मुमालिक फिर से कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए? देखिए, दोनों ने जंग लड़के तो देख ली है ना, यानी 45 दिनों की जंग और 21वीं सदी में जंग लड़ना कोई आसान बात नहीं है। भले अमेरिकन कहते रहे कि उनके 25 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है, जो आज़ाद ज़रा हैं वो तो 1 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान बता रहे हैं, और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है और फिर उसके साथ जो अमेरिकन कैपेबिलिटी की क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई है, उसको तो उस ज़ख्म को भरने में तो वक्त लगेगा। तो मेरा ख्याल है वायबल ऑप्शन नहीं है। ब्लॉकेड करके भी देख लिया, सैंक्शंस लगा के भी देख लिए, 2 दफ़ा जंग करके भी देख ली। मसला ये नहीं है कि अमेरिकन के पास पावर नहीं है, मसला ये भी नहीं है कि खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर मौजूद नहीं है। ईरान ने जो कमाल किया है वो ये कि क्या उस बैलेंस ऑफ पावर की कॉस्ट इतनी इंक्रीज कर दी है कि क्या अमेरिका उसको बियर करने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि अमेरिका की जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है वो तब्दील हमें नज़र आ रही है, और इसी वजह से दोहा के अंदर ये बातचीत हो रही है। और यकीन जानिए कि बातचीत न होती अगर अमेरिकन की रजामंदी नहीं होती। और दूसरी तरफ इनफैक्ट ईरान के अंदर भी अच्छी खासी तबाही हुई है, तकरीबन कोई 270 से 300 बिलियन डॉलर्स की कहा जाता है कि नुकसान हुआ है। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि ये जंग और जदल मुसलसल चले। अभी उन्होंने अपने रहबर का तदफीन के जो मरासिम हैं वो भी करने हैं तेहरान के अंदर, मशहद के अंदर, फिर करबला और फिर नजफ भी जाना है। तो ये 10 दिनों का जो प्रोसेस है उसके लिए भी अमन दरकार है। और फिर ईरानियों ने अंदर रिकंस्ट्रक्शन भी की है, वो नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा तबाही का सामना करना पड़े उन्हें। तो मेरा ख्याल ये दोनों तरफ से विलिंगनेस है और फिर खित्ते के ममालिक के। लेकिन मैं हैरान इस बात के ऊपर हूँ कि इस जंग ने जीसीसी ममालिक के अंदर एक सोच को जन्म लिया कि अमेरिकन सिक्योरिटी ऑपरेटर्स उनको सिक्योर करने के लिए नहीं है, वो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए। उसके बावजूद वेपन खरीद रहे हैं, उसके बावजूद मार्को रूबियो के साथ मिलकर जो एलामिया उन्होंने जारी किया है, मेरा ख्याल है कि ये एलामिया कोई अच्छे इशारे नहीं दे रहा। जो हम उम्मीद कर रहे थे कि इस इलाके के अंदर एक नया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्डर आएगा जिसमें सारे मेंबर ममालिक की हम आहंगी होगी, उसमें ये अच्छी सिग्नलिंग नहीं गई मेरे। अच्छा, आपके ख्याल में डॉक्टर साहब ये अगले 60 रोज़ के अंदर यूं ही हमले भी चलते रहेंगे, मुज़ाकरात के अदवार भी होते रहेंगे, और एक जो बड़ा शिद्दत के साथ इल्ज़ाम लगता है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के ऊपर कि वो इसके अंदर बड़ा पैसा बना रहे हैं। जब जंग का माहौल बनता है तो उससे ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और उससे फिर जो स्टॉक मार्केट्स हैं, जो ट्रेडिंग है, उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए जाते हैं और बनाए भी जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि असल वजह ये है, या फिर अपनी जो एक बर्तरी है जंग के अंदर वो साबित करने के लिए ये हमले किए जा रहे हैं? असल मकसद है क्या कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ ये हमले भी? ये सारे फैक्टर्स इसमें शामिल हैं। आपने देखें, पॉलिटिकल साइंस में हमेशा कन्फ्लेशन ऑफ काजेज होते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज़ ने आरामको से लेकर और जो वेपन इंडस्ट्री है उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया है इन 40, 45, 60 दिनों के अंदर।
वहीं पे एक और जो डिबेट हो रही है अमेरिका में, वो ये हो रही है कि इस मुआहदे का मतलब ये है कि अमेरिका शिकस्त खा गया और ईरान की फतह है। तो क्या एक की प्लेयर इंटरनेशनल सिस्टम का वो ये बर्दाश्त कर पाएगा और वो कोशिश नहीं करेगा कि इस सिनारियो को वो तब्दील करे। और उसके साथ मैं सुन रहा था टकर कार्लसन ने इंटरव्यू दिया याल्दा हकीम को, उसके अंदर उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पॉलिटिकल कैरियर है इट इज एंडेड विद द एंड ऑफ द ईरानियन वॉर। तो मैं समझता हूं कि ये तासुर अच्छा नहीं है वहां पे, तो ये बेचैनी अपनी जगह पे रहेगी। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चूंकि एक अनकन्वेंशनल लीडर हैं और वो इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, इसी वजह से जो दिसंबर 2025 में नई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी दी उसमें उन्होंने कहा कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा जोर देंगे। मोनरो डॉक्ट्राइन को उन्होंने डॉनरो डॉक्ट्राइन करार दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये टॉक भी चलती रहेगी और शॉट भी है, एक दूसरे के मुखालफत में ये करते रहेंगे, छोटी मोटी ये चलती रहेगी, लेकिन इसको मैनेज करना ज़रूरी है। और ये जिम्मेदारी आती है इलाके के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिस तरह से सऊदी अरब ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अख्तियार किया और स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट शो किया, जिसके फ़वाइद अब मिल भी रहे हैं। अगर ये सिलसिला आगे चला तो ये फिर मैनेज हो जाएगा और एक परमानेंट एग्रीमेंट में तब्दील होगा। लेकिन इजराइल को मैं देख रहा हूँ कि वो इस मामले पे नहीं रुकेगा, और अगर वो नहीं रुकेगा तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका उसकी इमदाद के लिए आएगा या नहीं आएगा, या उसे अकेला छोड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे आप भी कह रहे हैं कि इजराइल नहीं रुकेगा। अगर इजराइल नहीं रुकता तो फिर खित्ते में सिवाय ईरान के बाकी तमाम जो ममालिक हैं वो तो उसी तरह से जंग की जद में रहेंगे, वहाँ पर उसी तरह की बर्बरियत दिखाई जाती रहेगी, वो गाज़ा हो, लेबनान हो या दीगर ममालिक हों। तो क्या आप नहीं समझते कि ये पहली शर्त होनी चाहिए थी, या ये पहले तो इसी के ऊपर साइन होने चाहिए थे, या इसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए था, जो कि अब तक करवाने में अमरीका नाकाम है। और अमरीका की जानिब से अभी भी पुष्टपनाही भी की जाती है, वहाँ तक इमदाद भी पहुँचाई जाती है, हर तरह की सपोर्ट भी दी जाती है। तो क्या इसके बाद भी मुआहिदा कामयाब हो पाएगा जो ईरान और अमेरिका के दरमियान होने जा रहा है? देखिए, ये तो मुआहिदे के अंदर शामिल है ना, इसका तो मैंने पहले भी तस्करा किया कि लेबनान उसके अंदर शामिल है। अब अमेरिकन को क्या पड़ी, जब आपने एक मुआहिदा करा लिया तो अलग से आप एक एग्रीमेंट करवा रहे हैं लेबनान की हुकूमत और उनके प्रेसिडेंट होन और इजरायली हुकूमत के दरमियान में, जिसके ऊपर खुद उनके अपने पार्टी के अराकीन, अपोजिशन लीडर्स और साथ में जो मेजॉरिटी है लेबनीज की, वो एग्री नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है कि ये एक किस्म की साजिश है कि दोबारा लेबनान को सिविल वॉर की तरफ धकेला जाए। माजी में तो ये सिविल वॉर थी शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस के दरमियान में, अब मुझे लगता है प्रो अमेरिकन और एंटी अमेरिकन फोर्सेस के दरमियान में जंग होगी वहाँ पे, बिकॉज हिजबुल्लाह इसकी मुकम्मल मुखालफत करते नजर आ रहा है। उसने इसको तस्लीम करने से इनकार किया है, बिकॉज उन्होंने यही इलाके 2000 में आज़ाद करवाए, 2006 में डिफेंड किया, 2015 में डिफेंड किया। तो अगर ये इलाके वो दे देते हैं कि जी आपकी सिक्योरिटी अगर आपको महसूस ना हो तो आप तशरीफ़ लाइए, ये आपका अपना एरिया है, और वहाँ पे कारपेट बॉम्बिंग हो रही है और वहाँ पे न्यू सेटलमेंट की बातें कर रहा है बिन गवीर जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर है, तो इस सूरत हाल में तो फिर अमन नहीं आएगा। और फिर जिस तरह से नफ्ताली बेनेट या गार्ड्स जो उनके एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो अगर तुर्की और मिस्र पे उंगलियां उठा रहे हैं, तो ये जंग तो फिर इसका मतलब कि ये लेबनान और फ़लस्तीन और ईरान तक महदूद तो नहीं रहेगी, ये तो पूरे खित्ते में फिर फैलेगी जंग। अच्छा, अभी इस वक्त इस मुआहदे के ज़ेर असर आपस में गुफ्तगू शनीद भी हो रही है और इस दौरान हमले भी हो रहे हैं। आपको लगता है कि डॉक्टर साहब ये इसी तरह से चलते रहेंगे, ये एक न्यू नॉर्मल के तौर पे इसे कंसीडर किया जाए, या फिर इसमें इतना पोटेंशियल है कि कोई एक कार्रवाई किसी बड़ी तबाही में या किसी बड़ी झड़प में जो अभी तक हो रहा है उससे ज़्यादा किसी बड़े पैमाने पर जंग में भी तब्दील हो सकती है? देखिए, रैशनैलिटी का तकाजा ये है अमेरिकन के लिए कि अपने जो उनके हिस्टोरिकल फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं, जिसमें उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है और प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स हैं, क्या इस जंग ने उनको सर्व किया है या इनको नुकसान पहुंचाया है? क्या आज अमेरिकन आज़ादी के साथ इस रीजन में घूम सकता है? क्या अमेरिकन डेटा सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज़, बैंक्स वगैरह आज़ादी के साथ काम कर सकते हैं? क्या इससे अमेरिका का तासुर और अमेरिकन जो वैल्यूज़ हैं उनको लोग अडॉप्ट करेंगे या उसकी मुखालफत करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को तो इससे पीना चाहिए। ये जो न्यू नॉर्मल की बात हो रही है हमारे यहाँ भी, ये न्यू नॉर्मल अच्छा नहीं है, ये ऑलरेडी रप्चर्ड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को और कलैप्स करेगा।
मेरा अपना हंच ये था कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर ये एक परमानेंट एग्रीमेंट में तब्दील हो जाता है तो वो जो फ्यूजन ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो दोबारा रिवाइव करेगा और किसी हद तक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जिसको अमेरिका लीड करता है वो किसी हद तक रिपेयर हो पाएगा। अब लेकिन अगर अमेरिकन यही करते रहेंगे कि एक तरफ मुआहदा एक करेंगे, उसकी मुखालफत चाहे दूसरा रास्ता अख्तियार करके या ओमान जाके एक नई लेन का जो है वो बात शुरू कर देना और एक नया एलामिया और एक नया एग्रीमेंट लबनान और इजराइल के दरमियान में, तो मेरा ख्याल है फिर तो ये न्यू नॉर्मल ईरानियंस कबूल नहीं करेंगे। और मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ, ये अमेरिकन्स को बहुत बड़ी गलत फहमी है। आयतुल्ला खामनाई शहीद जो थे वो ज़रा खंदा पेशानी के थे, वो ज़रा स्पेस देते थे प्रेसिडेंट्स को, जैसे प्रेसिडेंट खातमी वगैरह हुए। हालांकि उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की मुखालफत की थी और उसको फंडिंग देने से उन्होंने इनकार किया, लेकिन फिर भी आयतुल्ला खामनाई ने उन्हें स्पेस दिया। मुश्तबा खामनाई जो हैं ये वो पॉलिसी नहीं अख्तियार करेंगे। यहाँ पे आपको एक इम्तजाज मिलेगा, सिंथेसिस मिलेगा आयतुल्ला खुमैनी के जो कि फैसला फौरन करते थे और आयतुल्ला खामनाई के जो कि स्पेस देते थे। बिल्कुल, मुश्तबा खामनाई जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं और शायद उनके पॉलिसीज़, उनके फैसले भी उतने ही एग्रेसिव होंगे। अमेरिका की जानिब से जो आयतुल्ला खामनाई को शहीद करने के बाद तसव्वुर था कि शायद वो यहाँ पर रिजीम चेंज कर पाएंगे या अपनी मर्ज़ी के लोग ला पाएंगे और अपनी मर्ज़ी से ईरान को चला पाएंगे, तो उसमें तो वो नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं वाज़े तौर पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। एक बार फिर से मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार हो चुके हैं दोनों ही मुमालिक, दोनों ही फ्री कैन। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस बार कोई स्पॉइलर, कोई ऐसा किरदार अपना किरदार अदा करने में कामयाब नहीं होगा जिस तरह से पहले से होता आया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी स्पोर्ट्स पर, क्या चल रहा है वहां पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम द्वारा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में 4 फास्ट बॉलर्स और 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ मुंतखब हो गई है और टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने इस हवाले से हतमी फैसला भी कर लिया है। फास्ट बॉलर्स मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और उबैद शाह, जबकि ऑलराउंडर में आमिर जमील हैं, उनके नाम आमिर जमाल है उनके नाम पर कुरा निकाला गया है। और जिनको शामिल नहीं किया गया है वो हैं शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, हसन अली हैं, हमाद भट्ट हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। तो हमारे साथ हमाद सदीकी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई आपको। हम प्लेयर्स को शामिल किया गया है, 4 फास्ट बॉलर हैं और एक फास्ट बॉलर जो है वो ऑलराउंडर भी हैं इसके अंदर। आप बैलेंस देख रहे हैं स्क्वाड को, जिनको शामिल नहीं किया गया, सही दुरुस्त फैसला ये? देखिए, पाकिस्तान की जो नाम आप ले रहे हैं जिनको शामिल किया गया है और जिनको ड्रॉप किया गया, ये टूर है बेसिकली वेस्ट इंडीज और उसके साथ इंग्लैंड का। वेस्ट इंडीज में 2 टेस्ट मैचेस खेले, इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच। तो ये दोनों टोटली डिफरेंट कंडीशन है। पिचेस को अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज की, अब उस तरह की जो 70s और 80s में फास्ट पिचेस होती, क्योंकि वो खुद ऐसे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करते थे, अब नहीं है। अब वहाँ लो बाउंस है और पेस भी नहीं है, स्पिनर ज़्यादा शूट करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसको देखते हुए स्क्वाड में स्पिनर कहाँ आएंगे वेस्ट इंडीज़ के पहले 2 टेस्ट मैच के लिए। जहाँ तक बात करें इंग्लैंड के टूर की, तो वहाँ मुझे बिल्कुल सही नज़र आता है। मोहम्मद अब्बास को पिक किया, उनकी वहाँ पे काउंटी चैंपियनशिप में बेहतरीन परफॉर्मेंस है। उबैद शाह की परफॉर्मेंस आपने पाकिस्तान सुपर लीग में देखी, लेकिन उनकी वैसे भी डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस है, इतनी कोई बुरी नहीं है और उनको पिक कर लिया। लेकिन मोहम्मद अली की अगर स्टैट्स देखे जाएँ तो उनकी 66 की एवरेज पे आपको पिक करना, माना कि आप मोहम्मद अब्बास की तरह के बॉलर हैं, इंग्लिश कंडीशन में बड़े अच्छे कामयाब होंगे, लेकिन क्या उनके मुकाबले में मीर हमजा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? क्या उनको नहीं पिक किया जाना चाहिए था? और साथ साथ ये कि जिनको ड्रॉप किया गया वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि डोमेस्टिक जो खेलेगा उसको हम टेस्ट मैच के लिए कंसिडर करेंगे। तो बड़ा अच्छा क्लियर सिग्नल दे दिया गया है कि आपने डोमेस्टिक खेलना है, वहाँ पे परफॉर्म करना है, परफॉर्म करेंगे तो उसकी बेसिस पर पाएंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बेसिस पे मैं थोड़ा सा चाहता था क्लैरिटी अगर मिल जाती, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा रहा है उनसे कि मोहम्मद अली को जो आपने पिक किया है 66 की एवरेज पे, क्या उनसे बेहतर बॉलर यहाँ पे मौजूद नहीं था कि जिसको पिक किया जाता? लेकिन खैर अब उनको पिक लिया। खुरम शहजाद बहुत अच्छा मैं कहूँगा उन कंडीशन में। मोहम्मद अब्बास एज वी ऑल नो, उबैद शाह यंगस्टर हैं, आमिर जमाल बड़े हिस्से के बाद वापस आए। आपको याद होगा उन पर एक कंट्रोवर्सी आ गई थी, उन्होंने डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी की थी, उसकी वजह से साइड लाइन हो गए। तो तकरीबन 2 साल के बाद वो दोबारा वापस आए
ऑलराउंडर का आना पाकिस्तान टीम का बैलेंस जो होता है उसको बेहतर कर देता है। लेकिन हमें हमेशा से फॉरेन टूर्स में हमारी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। बैटिंग कहीं आपको नजर नहीं आती कि अगर टेस्ट मैच है और टॉस जीत के आप पहले बैटिंग करते हैं तो 400 प्लस रन ऑन द बोर्ड, लेकिन हम नहीं लगा पा रहे। और हम ज्यादातर शान की कैप्टनसी में देखे थे, जहां पहली इनिंग में लेट्स कहीं ना कहीं लगा भी दिए 400, तो दूसरी इनिंग में रेत की दीवार साबित होते हैं। तो कंसिस्टेंसी, क्या मेंटल प्रेशर है, कोई साइकेट्रिस्ट को लेकर आना पड़ेगा कि आप एक इनिंग में डिलीवर कर रहे हैं, दूसरी इनिंग में ऐसा कौन सा प्रेशर आ जाता है कि आपसे बिल्कुल ही बैटिंग नहीं होती। तो बहुत सारे इश्यूज है पाकिस्तान इस क्रिकेट टीम को देखते हुए। वैसे ओवरऑल पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को ही देख रहे हैं, आप हॉकी, स्क्वॉश, क्रिकेट सबको ही देख लें तो आपको ग्राफ नीचे ही जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके वजह रीजन वही है कि जो सेटअप है पाकिस्तान में, कुछ हालात हमारे हमसायों के भी ऐसे ही चल रहे हैं, वहाँ पे भी ग्राफ नीचे ही जा रहा है। उनकी ख्वातीन की टीम भी आउट हो गई और आयरलैंड ने दूसरे T20 में आलमी चैंपियन भारत को उनकी मेंस टीम को भी 1 रन से शिकस्त दे दी है। सीरीज में वाइट वॉश भी कर दिया। जी हाँ, कल आपने देखा कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच था उसमें अगर क्राउड देखा जाए तो रिकॉर्ड 27,000 ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड में मैच देख रहा था। और ज्यादातर हमें पता ही है कि इंडियन वहाँ पे क्राउड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आखिरी बॉल पर अच्छा और स्ट्रेंथ है उसकी। बेशक 171 चेज करना था, लेकिन क्या आसानी से एक पार्टनरशिप होती है 100 रन की, एशले पेरी और एरन गार्डन के दरमियान, और वो टोटल लेकर चले जाते हैं। आखिरी 10 ओवर में 100 रन करने थे। और आजकल की इस T20 क्रिकेट में जहां 10 रन पर ओवर है, वहां टीम के पास अगर विकेट्स इन हैंड है और एक पार्टनरशिप होती है तो आपको मैच में वापस ले आती है। तो बड़े कूल, काम, कंपोज, कोई पैनिक बटन नहीं बजा और आराम से उन्होंने रन करके दिखा दिया। बेशक इंडिया की बहुत अच्छी टीम थी, अनबीटन थे इससे पहले और बहुत अच्छा खेल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। साउथ अफ्रीकन टीम बाहर बैठी हुई थी, आपने देखा, बार बार उनको भी दिखाया जा रहा था क्योंकि सुबह के मैच में उन्होंने बांग्लादेश को शिकस्त दी थी और वो इस पे डिपेंड कर रहे थे अगर इंडिया जीत जाती तो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाता। तो इंडिया के हाथ से साउथ अफ्रीका वापस आ गया इनटू द सेमीफाइनल। तो एक अच्छा मैच, लेकिन मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया को आपको दाद देनी पड़ेगी। 170 होने के बावजूद आखिरी 2 ओवर्स में 36 रन कंसीड किया ऑस्ट्रेलिया ने, आखिरी ओवर में 23 रन भी, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये रन जो है ये चेज होते हैं, मेथड उनके पास है। हमारी ये गलती हमारी, तो खैर विमेन टीम 100 रन भी बहुत मुश्किल बनाती है, लेकिन होता क्या है कि हमें ये मेथड ही नहीं आता कि इनिंग्स को किस तरह बिल्ड करना है, चेस किस तरह करना है, और एक के बाद एक विकेट, और हर शॉट आपको लगता है कि बस वो आंख बंद करके बल्ला घुमा दिया। और एक चीज की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कमी जो नजर आ रही है वो पावर हिटिंग की है। तो वो मैं आइडेंटिफाई ये कर दूं कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम में आपको केपी से कोई प्लेयर नहीं नजर आता। यहाँ मेंस में आपको केपी के बेतहाशा प्लेयर नजर आ रहे, शायद वहां का कल नहीं दे रहा, तो शायद वो अगर केपी से कुछ ऐसी प्लेयर आ जाए जो कि पावरफुल भी होती है, आपको पता है, तो वो अगर आ जाएंगी तो पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग हर चीज में आपको डिफरेंस नजर आएगा। बिल्कुल, लेकिन हमारी अभी तक तो हमारी अगर हम देखें मेंस टीम हो वुमेन्स टीम हो, दोनों ही मुश्किलात का शिकार हैं। और अगर हम हॉकी की बात करें तो अभी FI एज प्रो हॉकी लीग में भी पाकिस्तान की कोई कारकर्दगी बेहतरीन नहीं रही है, बल्कि बड़ी बुरी कारकर्दगी रही है, जिसके ऊपर अब हॉकी का ढांचा ही तकरीबन तब्दील करने की बात की जा रही है। फिटनेस कोचेज़ बाहर से लाने की बात हो रही है, कोचेज़ बाहर से लाने की बात हो रही है। तो क्या आप समझते हैं कि इससे हॉकी की गेम में कुछ बेहतरी लाई जा सकेगी अगर बाहर से हम प्लेयर्स लाते हैं, बाहर से हम कोचेस लाते हैं, कप्तान लाते हैं इसके? तो देखिए, प्रो लीग की जब बात करें तो फॉर्चुनेटली एक टीम के ना होने से उसने इनकार कर दिया, उनके कोई जो भी रीजन थे, ओलंपिक्स की तैयारी थी, पाकिस्तान टीम को मौका मिल गया प्रो लीग में। पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया था। अच्छा चले, आपको मिल गया, आपको 16 मैचेस खेलने और टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेलने, एक मैच भी नहीं आप जीत सकते 16 में से, और 79 गोल्स आपके अगेंस्ट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आपका गोलकीपर, आपका डिफेंस सारे कमजोर है और आपने गोल कितने किए? सिर्फ 22 गोल्स किए अगेंस्ट 79, तो 57 माइनस का आपका डिफरेंस है, गोल डिफरेंस। इसका मतलब है बहुत बड़ा गैप है आपका और टॉप टीम्स के दरमियान। इस गैप को कैसे आप कम कर सकते हैं? उसके लिए स्किल्स ऑब्वियसली और साथ साथ स्टैमिना। गेम हैज चेंज और गेम चेंज हो गई है। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर हैं और रोटेशनल आपको सब्स्टिट्यूशन नजर आता है कि कोई प्लेयर बाहर चला गया है तो थोड़ी देर बाहर बैठ के स्टैमिना रिगेन करके दोबारा वापस आ सकता है। तो हमारी टीम की फिजिकल और फिर साथ साथ इनका डिफेंस, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 22 के अगेंस्ट 79 गोल, ये -57 जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लग रहा है आपने किसी मैच में मुकाबला ही नहीं किया। 7-0 आप इंग्लैंड से आखिरी मैच हार रहे हैं। किसी भी टीम से आप कम से कम कहें 4-3 या 3-2 आपने कोई मुकाबला तो किया, कहीं ना कहीं चांस पंचा।
लेकिन इतना बड़ा गैप हो कि आप एक भी गोल ना करें और 7 गोल आपने करवा दिए, तो गेम तो आप ही के हाथ में होता रहा, और आपके हाथ में होता रहा, और आपका डिफेंस जो है वो इसको क्लियर करने में बिल्कुल मैं कहूँ नाकाम रहा, और साथ साथ गोलकीपिंग की भी बहुत बड़े फ्लॉज नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमाद भाई हमारे साथ मौजूद थे, और हमाद भाई भी नाला हैं। शायकीन क्रिकेट हो, शायकीन हॉकी हो, सभी इस उम्मीद के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कुछ सुधार पैदा हो, यूँ ना हो कि जो सूरत अब है उससे भी वर्स्ट कंडीशन में हम पहुँच जाएँ। उम्मीद करते हैं कि जो इक़दाम किए जा रहे हैं उससे टीम्स की परफॉर्मेंस में कम अज़ कम बेहतरी आ सके इंशाअल्लाह। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टेवेदार प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और मुल्क में मानसून सिस्टम के जुलाई के पहले हफ्ते में ही पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और जिसके पेश नज़र अब मुतालिका इदारों ने भी अपनी पेश की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA कहता है कि प्री मानसून बारिशों से कबल मुमकिन खतरात के हवाले से अलर्ट जारी करते हुए कि मुतालिका सूबों सूबाई इदारों को, ज़िला इंतज़ामिया को, रेस्क्यू सर्विसेज को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत की गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि NDMA की जानिब से कि ये जो मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं प्री मानसून और मानसून के अंदर। लेकिन महकमा मौसमियात कुछ और कहता है। जी, ये मामला है क्या, और ये गुत्थी सुलझाने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा को, मेंबर क्लाइमेट चेंज कमेटी। सब आपको वेलकम कहेंगे। ये तो कहा जा रहा था कि जुलाई के पहले हफ्ते से प्री मानसून का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन महकमा मौसमियात की ये राय है कि मामूल से कम बारिशें होंगी, जबकि बार बार NDMA की तरफ से अलर्ट जारी करने से ये तासुर मिल रहा है कि ये तबाहकुन मौसम हो सकता है इस बार मानसून का, या मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। आपकी राय क्या है, आपकी जजमेंट क्या कहती है, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अगर हम देखें मानसून का पैटर्न जो बे ऑफ बंगाल से शुरू होना होता है, यूजुअली वो जून के मिड से या जून के एंड से एटलीस्ट वो स्टार्ट हो जाता है। कम से कम पिछले कुछ सालों में हम ये पैटर्न देखते आए हैं, खास तौर पे पिछले साल। इस साल जो है वो मानसून सप्रेस हो गई है या डिले हो गई है, और उसकी एक वजह जो है वो एल नीनो का फेज का स्टार्ट होना है। एल नीनो की वजह से जो एक बे ऑफ बंगाल से उठने वाले मानसून के बादलों को जो एक अपलिफ्ट चाहिए होता है हवाओं का, वो हवाएं इस वक्त सप्रेस हैं, जिसकी वजह से मानसून डिलेड है। तो बिल्कुल जुलाई के पहले हफ्ते में ये कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कि मानसून शुरू हो जाएगी, लेकिन जो मानसून के स्पेल्स आते हैं वो वाला मामला नहीं होगा। तो जो आपका महकमा मौसमियात कह रहा है कि नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल बारिश एक्सपेक्टेड है, वो सही कह रहे हैं। जहां तक NDMA की बात है, तो उनकी ये जो पेशेंट गोई या उनका जो ये तैयारी है वो इसलिए है कि आपको पता है कि जब शदीद गर्मी पड़ती है, उसके बाद हीट वेव्स रहती हैं, उसके बाद जब बारिश होती है तो वो तूफानी होती है। कुछ इलाकों में, मुल्क के कुछ इलाकों में शदीद आंधियां चल रही हैं, जिससे आम की फसलें और ये सारी तबाह भी हो रही हैं। तो ये बेतरतीब मौसमी पैटर्न है। फिर ग्लोव अलर्ट भी मुसलसल आ रहा है। जब ग्लोव ज़ाहिर है बर्फ पिघलती है तो नदियों में, नालों में ऑलरेडी तुग़यानी होती है। अभी देखें द्यामिर में और चिलास साइड पे शदीद बारिश हुई, वो कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं था, बारिश शदीद थी जिसकी वजह से वहाँ तुग़यानी आ गई। तो जब गर्मी शदीद होती है ना, आपकी ज़मीन की कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब दैट वाटर वो कम हो जाती है, लिमिट हो जाती है। इसीलिए बारिश जब भी होती है तो वो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। तो होगी बारिश, लेकिन लिमिटेड होगी। आपके पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज में नॉर्मल टू अबव नॉर्मल भी हो सकती है, नॉर्दर्न एरियाज में खास तौर पे, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान में लिमिटेड बारिश है। पर जब भी होगी उसकी शिद्दत जो है, उसकी वजह से आपको अलर्ट से मुसलसल कहा जा रहा है कि इदारे तैयारी रखें कि तूफानी तुग़यानी वाली या इस तरह की सूरत हाल जो है वो हो सकती है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप भी कह रही हैं डॉक्टर साहिबा कि इस बार गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है आम सालों से, तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने से ग्लेशियर भी पिघल लेंगे जिस तरह आप भी कह रही थी, और नदी नालों में तुग़यानी की इसी कैफियत भी देखी जाएगी। हमने देखा पिछले साल रावलपिंडी और जो जुड़वा शहरों के अंदर नाले के अंदर बह गई गाड़ियाँ, बहुत सारे शहरी बह गए, बहुत सारा नुकसान हुआ। तो अगर बारिशें ज़्यादा नहीं भी होती तो क्या नाले इस तरह की कैफियत पैदा कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन पैदा कर सकते हैं अगर सिर्फ बर्फ़ पिघलने के बाद नदी नालों में तुग़यानी आती है? तो देखिए, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और ख़ास तौर पे इन जुड़वा शहरों में भी, या जहाँ की भी हम बात करें, अब चाहे सिंध में बात करें या ओवरऑल पंजाब में, इवन KP, वहाँ पे नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। और चलिए कंस्ट्रक्शन तो कर दी, लेकिन नालों के गुजरने का रास्ता भी नहीं है ना, कोई ब्लॉक किया हुआ है। तो शहरों में अब जब भी बारिश होती है, पहले बारिशें होती थी ज़्यादा उन जगहों पे, देही इलाकों साइड पे या दरियाओं में, हमारे कैचमेंट एरियाज हम कहते हैं। अब बारिशें होती हैं शहरों में, अचानक बारिश हो जाती है। पहले ये ट्रेंड ज़रा मुख्तलिफ था,
तो वहाँ पे कोई ऐसी हमने स्टोरेज भी नहीं बनाई हुई, फिर नदियों के गुजरने का रास्ता भी नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है बारिश हल्की फुल्की भी होगी। अब कराची जैसा शहर 50 मिलीमीटर से ऊपर बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ड्रेनेज ही नहीं है। तो हमने अपने शहरों में ना अडेप्टेशन और रेजिलियंस पे इन्वेस्ट ही नहीं किया हुआ, तो बिल्कुल ये सूरत हाल पॉसिबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सूरत हाल के पेश नज़र हमें किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा? एक तो ये आपने बताया कि नदी नालों में तूग़यानी शिद्दत ज़्यादा बढ़ जाएगी मौसम के अंदर, उसके असरात के अंदर, और अब इस साल ये तवक्को की जाए कि इस तरह का मौसम होगा या अब ऐसे ही चलेगा? अब अगले आने वाले सालों में इसी ट्रेंड के अंदर मज़ीद इजाफा भी देखने में आ सकता है, और फिर हमें करना क्या होगा इसके लिए? देखिए, हमने पिछले साल देखा कि जून में प्री मानसून से ही सैलाबी सूरत हाल शुरुआत हो चुकी थी उसकी। उसके बाद बारिशों के बारस, मानसून के बारस स्पेल आया और कितना सैलाब आया। उसके बाद आपने देखा सर्दियों में बर्फ ही नहीं पड़ी, बर्फ आके पड़ी आपके ये मार्च अप्रैल के महीने में, उससे वो उस तरह से जमी नहीं, तो ग्लेशियर्स पे भी ये मामला हुआ। और अब आप देख रहे हैं कि मानसून की शुरुआत ही नहीं हो रही, वो भी लोग दुआएं कर रहे हैं कि अब बारिशें शुरू हो जाए। तो ये बेतरतीबी है जिसको प्रिडिक्ट करना भी एक मसला है। आपके इदारे भी वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये इतना बेहंगा मौसम हो जाता है कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, खासतौर पर जब समंदर गर्म होते हैं और आपके कार्बन सिंक्स जो जंगलात हैं उनको मिटाया जा रहा होता है। तो बिल्कुल इसकी प्रेडिक्शन मुश्किल है, और ये अब पता नहीं अगले साल ये भी हो सकता है कि साल की शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा बारिशें देख लें और बर्फबारी देख लें। तो ये क्लाइमेट चेंज है, और इसके लिए होलिस्टिक प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जिसमें आपको अपना वो सेक्टर देखने होते हैं सबसे ज़्यादा तबाह हो रहे हैं, खासतौर पर ज़राअत हमारे मुल्क में, पानी की किल्लत, और फिर शहरों में जो है उनकी कैपेसिटी, रेजिलियंस बिल्डिंग। तो इसमें ज़रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर हम अभी भी कर लें तो भी पानी इतना सर के ऊपर से नहीं गुजरा, हम बहुत बेहतर अपने हालात कर सकते हैं, लेकिन हमारी अभी तरजीह नहीं है ये डेवलपमेंट ऑफ फिस्कल प्लानिंग। बिल्कुल, और शायद जब तक हमारी तरजीह ये बने तब तक बहुत देर हो चुकी हो, हम बहुत नुकसान जो है वो कर चुके हों, और अभी इन मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हमें फिलफोर स्ट्रेटजी तरतीब देने की ज़रूरत है। हमारे तमाम इदारों को भी अलर्ट होने की ज़रूरत है, अवाम को भी अपने तय कोशिश करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा मौजूद थी, माहौलियाती साइंसदान, क्लाइमेट चेंज कमेटी, और हम उम्मीद करते हैं कि मौसम जैसा भी हो, तेज़ बारिशें हों या फिर गर्म और खुश्क मौसम हो, उससे निपटने की तैयारी हमारे इदारों की मुकम्मल होनी चाहिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पे बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन वेलकम बैक। अभी तक पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ने वाले तालिब इल्म जितने भी तलबा होते थे, उनकी पहली जो टारगेट होता था, ये डेस्टिनेशन होती थी, वो यूके होता था। लेकिन बरतानिया ने अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत अब बैनुल अक़वामी तलबा के लिए वीज़ा कवानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान कर दिया है, और इसके तहत अब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ग्रेजुएट रूट की मुद्दत 2 साल से कम करके 18 माह कर दी गई है। और बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस फैसले का मकसद मुल्क में तारकीन वतन की बढ़ती हुई तादाद को काबू में रखना है और इमिग्रेशन निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाना है। नई पॉलिसी के मुताबिक ये तब्दीली 1 जनवरी 2027 या उसके बाद जो वीज़े की दरख्वास्तें आएंगी उन पर इम्प्लीमेंट की जाएगी। हमारे साथ बैरिस्टर सुहेल असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, इमिग्रेशन वीज़ा कंसल्टेंट हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको। और बैरिस्टर जानेंगे, जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि जो पहले वीज़ाज़ की मुद्दत थी वो 2 साल रखी गई थी, लेकिन अब वो ड्यूरेशन कम कर दिया गया है, 18 माह कर दिया गया है। एक तो समझ इसमें यह आता है कि डिग्री पूरी करने के बाद बच्चों को इतना वक्त नहीं मिलेगा कि वो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा अच्छे से देख पाएँ और वहाँ पर मज़ीद स्टे कर पाएँ। और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं इससे? एक फ़ायदा जो बरतानिया गवर्नमेंट को होगा वो तो होगा, तारकीन वतन को वापस भेजने में उन्हें आसानी हो जाएगी। इधर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हुई, आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, और उधर आपकी वापसी का टिकट कटवा दिया गया। लेकिन स्टूडेंट्स इससे कितने मुतासिर होंगे? और जो एजुकेशन निज़ाम पर वहाँ पर एक भारी भरकम बोझ था, तमाम ममालिक की जो डेस्टिनेशन थी बच्चों की वो वहीं थी, तो अब उससे कितना फ़ायदा बरतानिया गवर्नमेंट उठा सकेगी? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। आजकल बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से बहुत सी अफवाहें और गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, खासकर ये स्टूडेंट के वर्क वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को लेकर या बाकी ये पॉलिसी, ये जो तब्दीली है ये 1 जनवरी 2027 से इम्प्लीमेंट होगी उन लोगों के लिए जो उसके बाद अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। अगर देखा जाए तो ये कुछ तलबा के लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि वो जल्दी अपना रोड कंप्लीट करके बजाय के 2 साल से वो 18 माह में अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर मुंतकिल हो सकते हैं, किसी भी कंपनी से अपना वर्क वीज़ा लेके अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। इससे पहले हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात सामने थी। पाकिस्तान और ऐसे दीगर कुछ ममालिक से आने वाले तलबा
जो कि आकर यहाँ से अपनी डिग्री भी मुकम्मल नहीं कर पाते थे और उससे पहले ही वो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो जाते थे। और अगर आप इस फिगर को देखें कि जो लास्ट ईयर असाइलम जिन लोगों ने क्लेम किया है उनमें सरे फहरिस्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 10,000 से ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान से और फिर बांग्लादेश से तलबा आते हैं ऐसे ही। तो हुकूमत की ये कोशिश है कि जो यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट, उनको अपनी डिग्री मुकम्मल करनी चाहिए और फिर उसके बाद फौरी तौर पर अपने ही शोबे में किया जाए। बदकिस्मती से ये देखा गया है कि यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स आते हैं मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करके, वो आके 2-2 साल तक फिर ये छोटी मोटी यहाँ पे टेक वे वगैरह डिलीवरी की और ऐसी सिक्योरिटी की और ऐसी कई जॉब्स में चले जाते हैं। वो अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में वो अपनी जॉब को नहीं ढूंढते, क्योंकि उनका एंड ऑफ द डे बैक एंड ये चल रहा होता है कि हम अपने थोड़े से एक्सपेंसिव मीट कर लें और उसके बाद हम जाके एंड पे अपना स्पॉन्सरशिप ढूंढ के अपने को वीज़ा को कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन वो इस सारे टाइम में अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं और अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अच्छा सुहेल साहब, ये भी बताएगा कि ये जो नए कवानीन हैं सिर्फ नए तलबा पर लागू होंगे या जो पहले से तालीम हासिल करने वाले तलबा हैं उन्हें भी इसका सामना करना पड़ सकता है? दूसरा, जो असाइलम लेने वाले तलबा हैं, बहुत से आपने देखा होगा, आप ऑब्जर्व भी करते होंगे कि ऐसे तालिब इल्म जो कि आते पढ़ने की नीयत से उसके बाद असाइलम की दरख्वास्त देकर वो वहाँ पर मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर लेते हैं, तो उसके ऊपर भी कोई फ़र्क पड़ेगा इसका? अच्छी ज़ाहिर है ये हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़ को भी बहुत टाइट किया है स्क्रूटनी, और जिन यूनिवर्सिटीज़ का इनरोलमेंट रेट बिलो देन 85% होगा या 95% आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ का लाइसेंस भी रिवोक किया जा सकता है। क्योंकि अभी हुकूमत ने एक लिस्ट इशू की है जिसमें चंद यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिस्ट पे डाला है कि इनके वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट 5% से लेस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इनके एनरोलमेंट रेट है वो 95% से अबव होनी चाहिए और कोर्स कंप्लीशन रेट 85% तक होना चाहिए। बदकिस्मती से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ पर स्पेशली जिन्होंने जिन यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान से तलबा को रिक्रूट किया, उनके ये टारगेट्स अचीव नहीं हो सके। सो होम ऑफिस ने एक अंडर ऑब्जर्वेशन लिस्ट जारी की है और यूनिवर्सिटीज़ को ताकीद की है कि वो अपने कंप्लाइंस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टाइट करें ताकि किया जाए। और इसके नतीजे में तकरीबन 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ऐसे दीगर ममालिक से स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट बंद कर दी है। अच्छा, ये भी बताइएगा बैरिस्टर साहब के जिस तरह से जी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी, होम ऑफिस ने एक स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जो हाई वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट्स हैं, पोस्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्टडी सिर्फ उन्हीं को इशू किया जाए स्टूडेंट्स जो वाकई जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जिनका मतलब यहाँ पर आकर अपनी तालीम को मुकम्मल करके अपने ही फील्ड में जाना होता है और इनका हाई ड्रॉप आउट ना हो, वो अपना कोर्स कंप्लीट करें और इनकी अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को भी बेहतर किया गया है। पास्ट में कुछ आई हैं कंप्लेंट्स जहाँ पर अटेंडेंस सिस्टम इतना बेहतर नहीं था, स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा देते थे उनके कार्ड से। अब अक्सर यूनिवर्सिटीज बायोमेट्रिक सिस्टम एनरोल कर रही हैं, जिसके बाद ये सारी चीज़ों को ओवरकम किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सुहेल साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और फिर उसके बाद साइलम अप्लाई करते हैं, साइलम का तो प्रोसेस कहा जाता है बड़ा मुश्किल है, आपको किन ग्राउंड्स पर साइलम मिलता है ये भी देखना होगा, और फिर ये भी बताया जाता है कि आपको आपके मुल्क में कुछ खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वापस नहीं जा सकते, तो क्या तलबा इन्हीं ग्राउंड्स पर साइलम अप्लाई करते हैं? जी, मैं तो इसको बड़ी बात भी कहूँगा कि जो लास्ट होम ऑफिस के फिगर आए हैं उसमें जो पाकिस्तानी तलबा ने असाइलम जिन बुनियादों पर किया गया है वो सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त हम जिन्स प्रस्ती है, LGBT असाइलम उन्होंने क्लेम किया है। तो ये तो बड़ी शर्मनाक है, क्योंकि पाकिस्तान एक सेफ इंडेक्स कंट्री में है जहाँ पर कोई वॉर नहीं है, कोई और ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पाकिस्तानी तलबा ने, और ये तादाद बहुत ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा तलबा ने इस बेस पर असाइलम क्लेम किया। और तो क्या बरतानिया में इसको लीगल करार दिया जाता है और ऐसे बच्चों को असाइलम मिल जाता है आसानी से? और यूरोप में LGBT और इन ऑर्गेनाइजेशंस के काफ़ी ज़्यादा राइट्स हैं और इनको यहाँ पर काफ़ी राइट्स हासिल हैं और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब एक्टिव हैं सोसाइटी में। सो बदनसीबी हमारी है कि हमारे पाकिस्तानी तलबा ने देखा देखी एक दूसरे की चाल जो कि जेन्युइन नहीं भी थे, तो उसकी बेस पर उन्होंने असाइलम धड़ाधड़ अप्लाई कर दी है। अभी
लास्ट मंथ BBC की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी आई जिसमें उन्होंने कुछ बुकला हजरात को भी एक्सपोज किया, उनको पकड़ा जो पैसे लेकर ये पूरा एक पैकेज आपको दे रहे थे तलबा को कि हम आपका इस बेस पर असाइलम करवा देंगे। अच्छा, अभी नई गवर्नमेंट जो बनी है उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं तलबा को लेकर, और ये क्या उन्हीं की तजवीज़ है या ये जो कानून है ये पहले से ज़ेर गौर था जिसका इम्प्लीमेंटेशन अब हम देख रहे हैं? जी, गवर्नमेंट तो लेबर पार्टी की ही है, सिर्फ उनका प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है और पॉलिसी ज़ाहिर वही होम सेक्रेटरी की ही चलेंगी। तो ये स्टूडेंट वीज़ा को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो स्टूडेंट्स एक बहुत ज़्यादा ज़रिए मुबादला लाते हैं, उनके पीसीज वगैरह से यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी बड़े बड़े कैंपस हैं। तो अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। उस वजह से यूनिवर्सिटीज़ भी चाहती हैं कि हमें स्टूडेंट्स को नेट माइग्रेशन से बाहर निकाला जाए, लेकिन गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करना चाहती है। तो एक सख्त किस्म की पॉलिसी लाई जा रही है, इसीलिए होम ऑफिस ने, बरतानवी गवर्नमेंट ने ये कंप्लाइंस सिस्टम लिया है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है कि आप आपने ये सारे प्रोसेस को मेक श्योर करें, इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करें, ताकि इस जो लूप होल है उनको कवर करके जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर बुलाया जा सके और उनको ही ये डिग्री कंप्लीट करने की इजाज़त हो। अच्छा सुहेल साहब, बताइएगा अगर किसी को अपनी जॉब अप्लाई करना हो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? कोई इमिग्रेंट वीज़ा लेना चाहता है, फैमिली वीज़ा लेना चाहता है, उसका तरीक़ाकार क्या है? उनके लिए कितनी आसानियाँ हैं यहाँ पर? जी, बेहतर सबसे ज़्यादा अभी जो हमने देखा वर्क परमिट की जो वायलेशन हुई, जो स्पॉइल हुए लोग, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज आई, वो फिर उनके साथ बच्चे थे, वो बेचारे बहुत दर बदर ठुकराए, क्योंकि वो लोग होंगे तकरीबन करोड़ रुपया या 25,000 30,000 पाउंड देकर यहाँ पर वर्क परमिट लेकर आ गए। फिर यहाँ पर ना जॉब्स मिली, ना वो कंपनी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि होम ऑफिस ने पहले धड़ाधड़ बिजनेस को स्पॉन्सरशिप लाइसेंस एलोकेट कर दिए, उसके बाद जॉब्स यहाँ पे थी नहीं। तो वो लोग भी कुछ उनमें असाइलम की तरफ गए, कुछ और डिफिकल्टीज का शिकार हुए। तो अगर जब इन लोगों को चाहिए सबसे पहले कि अपनी कंपनी को जेन्युइन उसके चेक करें कि जेन्युइन है, एजेंट माफिया के हाथों ब्लैकमेल ना हो, उनके बातों में आकर अपने उनके वो जो सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं अपना फ्यूचर ना हराते, पैसे देकर किसी को हर किस कोस्ट ना खरीदें और अच्छी तरह छानबीन करके और देखें कि अगर एक बंदा है उसके पास मेडिकल का अगर तजर्बा है तो वो अपनी मेडिकल फील्ड में जाए, अगर आईटी का है तो वो अपनी आईटी में जाए। देखा गया कि यहाँ पर किसी ने आईटी की डिग्री की हुई है तो वो केयर वर्कर के वीज़े पर आया हुआ है, किसी ने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री की हुई है तो वो शेफ के वीज़े पर आया हुआ है। वो फिर यहाँ पर आके चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं और दोनों पार्टीज का फिर नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, रिजेक्शन की अगर बात की जाए, स्टडी वीज़े की हो जाए, जॉब वर्क परमिट की हो जाए, उन पे रिजेक्शन किन वजूहात पर लगती हैं ताकि जो अप्लाई करने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं या नौजवान हैं वो उस चीज़ से मोहतात रहें? जी, रिजेक्शन आप हमेशा अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स यूज़ करें, जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट यूज़ करें। अगर स्टूडेंट हैं तो वो अपनी प्रॉपर फाइंडिंग करें कि वो कौन से कोर्स पर जाना चाह रहे हैं, उनका रेलिवेंट स्टडी एक्सपीरियंस क्या है, उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उसके मुताबिक डायरेक्टली अप्लाई करें। कोशिश करें कि बीच में कोई एजेंट वगैरह ना हो, कोई अच्छे काबिल वकला हों जो कंप्लायंस प्रॉपर सोलिसिटर बैरिस्टर किसी उनको हायर करें। और उससे मैं अगर आप करना चाहते हैं वर्क परमिट तो आपके पास कुछ जेन्युइन वर्क की ऑफर है तो ही आप उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर सुहेल असलम चौके, बता रहे थे कि किस तरह से असरात मुरतब होंगे पाकिस्तानी तलबा पर, क्योंकि नई इमिग्रेशन पॉलिसी जो है बरतानिया की, इसके मुताबिक अब 2 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है उसे 18 माह में तब्दील कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारी सोसाइटी के बिगाड़ और हमारे नौजवानों की जहनी सेहत पर। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदेद कहते हैं नाजरीन। और अभी का हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में नौजवान मर्दों की जहनी सेहत एक बड़ा मसला बनती जा रही है। ताहम माहिरीन के मुताबिक बड़ी तादाद में मर्द नफसियाती मसाइल के बावजूद मदद हासिल करने से गुरेज़ा रहते हैं। कहीं तो ये टैबू समझा जाता है क्या मुझे कोई जहनी मसला नहीं है, लेकिन ये मसला मोस्टली उन लोगों में देखने में आया है जिनके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं पड़ती है, या फिर जो कि पसमानदगी का शिकार हैं, या जहाँ पर शरअ खानगी उतनी ज़्यादा नहीं है, तालीम नहीं है, तालीम का फुकदान
ख़ानदान है वो लोग ज़्यादा इसमें मुलविस पाए जाते हैं। बच्चों के साथ आप देखते हैं ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो बॉय है गर्ल है, इस तफरीक से भी बिला तफरीक होकर उन बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं। तो फिर ये क्या माइंड सेट है? बड़ी अफसोसनाक है। जो रिपोर्ट्स हैं बहुत ही अलार्मिंग हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ख़वातीन के मुकाबले में तकरीबन 40% जो मर्द हैं वो जहनी दबाव, डिप्रेशन, इज़्तिराब या फिर दीगर नफ्सियाती मसाइल के इलाज और मुशावरत के लिए रुजू ही नहीं करते, क्योंकि मर्द को ये कहा जाता है कि जी मर्द को दर्द नहीं होता या उसे कोई इस तरह का मामला हो नहीं सकता, या वो एक लीडिंग पोजीशन में है तो उसे किसी माहिर नफ्सियात की ज़रूरत ही नहीं है। तो किस तरह से इस मामले का हल तलाश किया जाए, क्योंकि जो बढ़ते हुए केसेस हैं वो हमें बार बार झंझोड़ कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मसला है, और मर्द की अगर जहनी तरबियत सही नहीं हो रही तो फिर यकीनी तौर पे उसकी तरबियत करने वाली जो उसकी माँ है, जो घर का माहौल है, जो पेरेंट्स हैं, वो भी बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, वो भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे। हल क्या है? कोमल फैसल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी नफ्सियात हैं, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग्स में। सूरत हाल बहुत ही अलार्मिंग है। जो वाक़यात हम देख रहे हैं, रोज़ देखते हैं, पूरा मुल्क डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि उस इज़्तिराब से हम बाहर निकलें एक और वाक़या रूनुमा हो जाता है। रूट कॉज क्या है और इससे कैसे हम निपटा जा सकता है? सबसे पहले तो हमें ये बात देखनी है कि जब हम ज़हनी सेहत की बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी में सिर्फ ख़वातीन या बच्चों का ख्याल आता है, हालांकि ज़हनी सेहत इज़ होलिस्टिकली फॉर एवरीवन। दुरुस्त। इमोशन सिर्फ औरतों में, बच्चों में नहीं, भी मर्द हजरात में भी होते हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ तो हम सबको इस बात को एक्सेप्ट करना है कि जो ज़हनी मसाइल हैं वो जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, हर जेंडर में होते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ जिस तरह से आपने रेफ़र किया, बहुत से केसेस हैं और अनफॉर्चुनेटली होते चले जाएंगे। उसकी वजह ये कि हमारे सोसाइटी में एक तो मेंटल हेल्थ इटसेल्फ टोटलिटी में एक स्टिग्मा है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक वो माइंडसेट चल रहा है कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो शायद आप पागल का टैग हो जाएगा। मैं अक्सर कहती हूँ भाई आपको पागल होने से बचाते हैं हम, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात है कि अगर कोई मर्द है जिसको कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे यहाँ चूँकि मैस्कुलिनिटी को डिफ़ाइन ऐसे किया हुआ है कि जी मर्द इज़ द सोल्यूशन, हर चीज़ का सोल्यूशन मर्द लेगा, फिर वही वाली आपने जो कहा दर्द नहीं होता या एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। लड़कों को इतना डे वन से जब रेज़ किया जाता है तो उनको कभी वो मौका ही नहीं दिया जाता टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, बिकॉज दे आर, उनको पेन भी है, तकलीफ़ भी है, ट्रॉमा भी है, उनको स्ट्रेस भी है, बट उनको अनफॉर्चुनेटली सुना ही नहीं जाता। अब क्या होता है, जब सुना नहीं जाता तो वो सप्रेस रहेगा, जब वो सप्रेस रहेगा तो उसका आउटबर्स्ट अनफॉर्चुनेटली ऐसा मिसडायरेक्टेड होता है, और इसकी वजह से बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। ये तो 2-4 आपके सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और अच्छा कोमल साहबा, इसमें तालीम का फुकदान भी है, अवेयरनेस का फुकदान भी है, ओवरऑल देखिए तरबियत का फुकदान भी है। जहाँ जुनेद भी बात कर रहे थे कि पेरेंट्स बड़े ज़मा नहीं हो सकते, तो ये यकीनन नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी कहते हैं माँ की गोद, पहली गोद जो है वो तरबियत गाह समझी जाती है, वो माँ की गोद ही है। तो अगर माँ अपने बेटे को ये नहीं समझा पा रही है, रिश्तों का तकद्दुस नहीं समझा पा रही है, अहमियत नहीं समझा पा रही है, और फिर वो बड़ा होते होते वो इस तरह की, उसके दिमाग में इस तरह का हन्नास भर जाता है या इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं, नफ्सियाती मसला तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तालीम का फुकदान, वालिदैन की तरबियत और वो माहौल भी तो असरअंदाज हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स एक पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। हम एज अ सोसाइटी, चाहे कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, हमारा रिलीजन है। अब देखिए हमारे रिलीजन का बेस क्या है, मशवरा एंड तावन, काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट यही आ गया ना। तो ये कहाँ होता है? अब एक हद तक माँ जो है बच्चे के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है, उसके बाद वो उससे थोड़ा सा, वो जब ग्रो अप कर रहा है तो कोई उससे बात नहीं करेगी, कोई डिस्कस नहीं करेगा। बाप का वैसे ही खौफनाक इमेज है, वो बच्चा फिर किस तरह जाएगा? रॉन्ग डायरेक्शंस में तो जाएगा ना। जब उसको सारी नॉलेज फर्स्ट हैंड नहीं मिल रही उस सोर्स से, जो कि सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रिसोर्स पेरेंट्स है, वो ही नहीं दे रहे ना। आप बच्चों से सारा वक्त उनसे नंबरों के बारे में तो पूछते रहते हैं, रिज़ल्ट के बारे में ताने देते रहते हैं, होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया। आपने कभी, मैंने तो बहुत कम पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो ये पूछें, बेटा तुम खुश हो, आर यू हैप्पी टुडे, तुमने कुछ ये किया, कैसा फील कर रहे हो, ठीक है सब,
ऐसी कॉन्वर्सेशन शख्सियत साजी या किरदार साजी पर काम ऐसी कॉन्वर्सेशंस हो ही नहीं रही। अगर हम 5-10 मिनट छोटे बच्चे को हैबिट डाल देंगे तो वो हर चीज़ आपसे शेयर करेगा, अच्छा बुरा। फिर वो बड़ा हो रहा है, जो उसके अंदर फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगी तो उसको पता है किससे बात करनी है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं किससे बात करनी है। स्कूल्स कॉलेजेस में अनफॉर्चुनेटली बहुत, अब कहीं जाके थोड़े कुछ % ऐसा होना शुरू हुआ है कि अब हमारे काउंसलर्स आने शुरू हो गए, थेरेपिस्ट आने शुरू हो गए, बट रेशो बहुत कम है। राइट, सो हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हो गए हैं, बट एक काउंसलिंग सेंटर इन कंट्रास्ट इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो हमें इसको भी बहुत ज़्यादा कॉमन करना है। एक चीज़ और जो मैं बहुत जगह पे ये नोटिस करती हूँ कि ये काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सर्विसेज को एक्सेसिबल के अलावा अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। दुरुस्त। क्योंकि बहुत से बच्चियाँ मैं जानती हूँ, स्टूडेंट्स हैं, वो चाह के भी नहीं जाते, बिकॉज उनको कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम पेरेंट्स को बताएंगे तो वो आगे से कहते हैं ये तुम्हारा नए ज़माने के तमाशे हैं। अब बच्चा अपने वार्निंग साइंस तो दे रहा है, लेकिन कोमल साहिबा, इसको सरकारी सतह पर भी आम करना होगा। बिल्कुल। ना सिर्फ क्लिनिक्स की हद तक, बल्कि इनको साथज़ा के थ्रू भी काउंसलिंग करवानी होगी। वहाँ पर इस तरह के हमें माहिर नफ्सियात रखने होंगे, या मदारस के अंदर, तमाम तालीमी इदारों के अंदर, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तो बहुत बात की बात है, स्कूलों के अंदर हमें अपने बच्चों को, जिस तरह आप भी कहने की ज़रूरत है, सही डायरेक्शन देने की। अगर माँ नहीं दे पा रही है, बाप बात नहीं कर पा रहा, तो फिर स्कूल के असातिज़ा वो किरदार अदा कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि बेटा सही डायरेक्शन क्या है और गलत डायरेक्शन क्या। और शायद ज़्यादा बच्चे के अंदर तनाव का शिकार हो जाता है वो जहनी तौर पे, या इन अमराज का शिकार वो तभी हो जाता है जब उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। तो एक तो गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना होगा, ना सिर्फ इस तरह की सज़ाएं और जज़ाएं देनी होगी कि CCD को अलर्ट किया जाए, ये होना चाहिए, सज़ा भी होनी चाहिए, टेस्ट केसेस भी बनाने चाहिए, लेकिन वहीं पर अवेयरनेस भी तो फैलानी होगी। नहीं, और देखिए बहुत सी सोसाइटीज़ में, बहुत से स्कूल्स में हैप्पीनेस है, ये चीज़ें सब्जेक्ट्स पढ़ाई जा रहे हैं, और उनके कोई एग्ज़ाम नहीं, ताकि बच्चा वो एग्ज़ाम को खौफ ना हो। तो अगर बच्चे को आप एक अपने करिकुलम में आप एक हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, ये चीज़ें सिखाना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा, वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। वो आपकी बेस, वो चाहे क्लास 1 है, नर्सरी है, कहीं से जहाँ से आपके बच्चे की बेस बनी, आप ऐसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाएं। मैं तो हर जगह कहती हूँ भाई हैप्पीनेस करें और बच्चे को कह दें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, दे विल एंजॉय एंड दे विल लर्न हाउ टू हैंडल इट। अब उनको पता ही नहीं है किस तरह से करना है, अब हर तरफ नेगेटिविटी आई जाएगी तो फिर बच्चा वो वैसे ही नर्चर होगा ना, फिर वो कहीं ना कहीं तो निकालेगा। और फिर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं, जहाँ पर ये केसेस अनफॉर्चुनेटली बहुत बढ़ते जा रहे हैं, अब ये बाय प्रोडक्ट है एक अनहेल्दी सोसाइटी की, एक अनहेल्दी पेरेंटिंग की, एब्सेंस ऑफ हेल्प की। इसकी वजह से ये होता चला जा रहा है। और वो फिर एक जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मैस्कुलिनिटी का गलत मतलब जो है कि जी इजहार नहीं करना, एक्सप्रेस नहीं करना, प्रॉब्लम तुम्हें कैसे हो सकती है, तुम्हें तो हर चीज़ का प्रेशर लेना है, तुम्हें सॉल्व करना है। भाई आप ये भूल जाते हैं वो भी तो इंसान है ना, उसके अंदर भी तो टर्मोइल्स होंगे, वो भी थक रहा होगा, वो भी एक्सप्रेस करना चाह रहा होगा। तो हम वो एक्चुअली एवेन्यू देते ही नहीं हैं उनको। तो आपके ख्याल में जो इजाफा करने के फैक्टर्स हैं उसमें क्या क्या अवामिल हैं? बढ़ता हुआ जो सोशल मीडिया का रुझान है वो भी तो असरअंदाज हो रहा है, हर बंदे के पास मोबाइल है, एक्सेस है, और वो उसका अपने मिसयूज़ कर रहे हैं, वो मिसयूज़ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपके पास 1 बटन एक्सेस एवरीथिंग हो गया है, गुड एंड बैड, और इंसानी नेचर ऐसा है कि वो बैड की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है। सो वो भी एक है। अब ये बेसिकली एक टोटल कोलैबोरेटिव फैक्टर्स हैं जो इनको कॉज भी कर रहे हैं, और अगर हमने इनकी रोकथाम करनी है तो एक इंस्टीट्यूशन पे हम ब्लेम नहीं कर सकते। वो पेरेंट्स भी हैं, वो सोसाइटी भी है, वो रिलीजियस लीडर्स भी हैं। स्टार्ट कहाँ से लिया जाए कोमल साहब? कौन इनिशिएटिव ले? पेरेंट्स, उसके बाद साथज़ा, मदरसों की अगर बात करें हम, या साज़ा कराम की, तो मदरसों के अंदर तो खुद ऐसे ऐसे वाक़यात वो देखें ना, रूह काम जाती है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें वहाँ पर बहुत माजूर के साथ कि उनकी अपनी ज़हनी सेहत ठीक नहीं है, ठीक है ना, उनकी तो अपनी ट्रेनिंग होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं होगी, इनको फिल्टर आउट नहीं किया जाएगा, ये चीज़ें होती जाएंगी। आज का बच्चा कारी के नाम से क्यों डरता है, भागता है, दहशत होती है कि नहीं कारी के पास नहीं जाना, क्या वजह है? आप ये देखिए ना कि ये यहाँ से गलत नर्चरिंग हो रही है। सो बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर हमने कोलैबोरेटिवली मिल के वी हैव टू बी ऑन वन पेज। जब तक हम एक पेज पे नहीं आएंगे, वो रूट कॉज पे पहुंचे बगैर अगर हम किसी भी इदारे से यूं
उसको हमें culture को मुकाबले तो पे हम मरवा करना दिया जाएगा, तो आपके ख्याल में इससे खात्मा हो सकता है या नहीं, हमें सारे अवामिल पे काम करना हमें सारे अवामिल पे साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा और हमें इस कल्चर को, चाहे आपका मीडिया है, चाहे मैं हूँ, कोई और या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, हमें उसको वहाँ पर इस कल्चर को हमें आम करना पड़ेगा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बात करो। ठीक है, ये कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये तो बड़ा एक ब्रेव स्टेप है कि आप बता रहे हो कि मुझे एक प्रॉब्लम है और मुझे उसका सलूशन चाहिए। ये कल्चर कोमल हमें साहिबा, आम करना अगर कोई पड़ेगा। बच्चा या कोई लड़की या कोई लड़कों को स्पेशली ये मर्ज़ हम कह सकते हैं, उनके दिमागों में ये आजकल चल रहा है कि बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ज़ैनब केस बना, जिसको टेस्ट केस भी बनाया गया, एक अपने ही अजीज़ के हाथों वो शिकार हुई, फिर उसके बाद अभी मुंतहा केस है। बहुत सारी बच्चियाँ हमारे इर्द गिर्द ऐसी हैं जो कि शिकार होती हैं, जो रिपोर्ट भी नहीं हो पाती हैं, और हज़ारों की तादाद में अब तक तो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट भी हो चुकी हैं। बिल्कुल। क्या माइंडसेट है अगर कोई पेशेंट आपके पास इस तरह का आता है? पहले तो कोई इस बात का इजहार ही नहीं करना चाहेगा कि उसके दिमाग में इस तरह के गलत ख्यालात आते हैं कि वो किसी बच्ची के साथ ज़्यादती कर सकता है, बच्चे के साथ ज़्यादती कर सकता है। अगर कोई केस आए तो उसकी क्या थेरेपी होनी चाहिए, किस तरह से उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, किस तरह से उसको रोका जा सकता है और उसके दिमाग को दोबारा वापस उस हाल में लाया जा सकता है कि ये गलत है? अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो ये है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं कोई पेशेंट्स ऐसे क्लाइंट्स आते, कुछ हैं। आई थिंक दे आर ब्रेव इनफ टू रियलाइज़ कि भाई ये थॉट्स मुझे आ रही हैं और ये अर्ज हो रही है या इम्पल्स हो रही है, तो बहुत कम रेशो लेकिन है। उस केस में या अदरवाइज़ भी ऐसे आता है तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है टू डायग्नोस। ठीक है, सबसे पहले डायग्नोस्टिकली हम उसको उस प्रोसीजर से, जो हमारे साइकोमेट्रिक्स हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, वहाँ से हमें उसमें उसके मर्ज़ का और उसकी कितनी शिद्दत है उसका अंदाज़ा हो जाता है। ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद यही स्टेप हमें डिटर्मिन करता है कि हमने किस तरफ जाना है। अगर तो बहुत ही सवेयर है, क्या इसको साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है कि मेडिसिन पहले की ज़रूरत है, तो हम उसको रेफ़र कर देंगे उधर। अदरवाइज़ इफ़ नॉट तो फिर हम इसकी थेरेपी स्टार्ट करेंगे। अब थेरेपी उसकी भी होगी, काउंसलिंग सेशन पेरेंट्स के साथ या जो उसकी फैमिली इन्वॉल्व है उनके साथ भी। ऑब्वियसली वो भी तो ट्रिगरिंग फैक्टर्स रहे हैं, तो उसमें हम लेटरली हम फैमिली सेशंस भी करेंगे। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं ठीक नहीं हो सकता। हमारे यहाँ चूँकि एक पिल कल्चर चल रहा है कि जी मुंह में एक गोली डाल दें और ठीक हो जाए, वो नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा। देखिए एक 22, 23, 24 साल का एक इंसान मेरे पास आता है तो एक दिन में तो उसका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, एक प्रोसेस है। तो वो कितना हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेगा, कितनी उसकी फैमिली कोऑपरेट करेगी, और इंशाल्लाह ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे सुधार पैदा हो सकेगा। हमारी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम करेगी, हमारे तमाम इदारे मिलकर पेरेंट्स समेत अपने बच्चों के जहनी हालत पर काम की तरफ आएंगे। बहुत शुक्रिया कोमल फैसल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। हमारी नफ्सियात यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, दीगर हम इशूज़ पर भी बात होगी और आपका फेवरेट सेगमेंट भी होगा कि आपके सितारे क्या कहते हैं, लेकिन इस ब्रेक के हमारे साथ है। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और अभी हम सबका जो फेवरेट सेगमेंट है वो हमारे साथ मौजूद है, सितारों की गर्दिश इंसान की ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होती है। इसीलिए हम लाते हैं हर महीने बल्कि हर हफ्ते आपके लिए कि आगाज़ क्या कहता है और किसका सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं, किसके सितारे बेहतरी लाने वाले हैं। ये एक इससे आप रहनुमाई ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्मी तो नहीं है, ये इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो हमारे माहिर इल्म रहनुमाई कर सकें और इंडिकेशन मिल जाए आपके फैसलों के अंदर, आप क्या चीज़ों की एहतियात करें और किन चीज़ों को आप आसानी से कर लेते हैं। तो हमारे साथ सैयद सिकंदर रिजवी साहब, माहिर इल्म नजूम मौजूद है। सिकंदर भाई, आपको वेलकम कहेंगे। तो हमारे देखने वालों के लिए क्या मशवरा आपका, ये हफ्ता किस अंदाज में कितना मोहतात होकर गुजारा जाए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बल्कि अभी आप गर्दिश की बात कर रहे थे, तो बेशक इसका जो फ़ाइनल इल्म है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो जानती है। तो एक माहिर इल्म नजूम जो होता है वो प्लैनेट्स की रुझानात बताता है और इम्कानात बताता है। बाकी इसमें दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत और इंसान की कोशिश भी शामिल है, चूँकि वो भी बदलती रहती है। तो इसलिए हम दायरतुल बुरूज से आपको वो ख़बर देना चाहता हूँ मैं। चीज़ें आसमान पर, आप दुनिया में जो एक्शन कर रहे होते हैं, हमारी नज़र आसमान पर होती है। तो उससे जो हम एक एनर्जी, एक इम्कानात और एक रुझानात एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना है, एक जी वो मैं तमाम स्टार्स पे इंशाल्लाह सबसे पहले मैं बात करूंगा जो पहला बुर्ज है जिसको एरीज बोला जाता है, अक्सर लोग उसको हमल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है हुमल, तो इसके ऊपर पेश है। तो बड़ी उनके लिए खुशखबरी है कि शम्स जो है यानी सन जो है वो उनके फर्स्ट हाउस में आ चुका है, यानी स्यारा
जो एरीज वाले हैं। इससे इनका जो कम्युनिकेशन है स्टाइल बड़ा अच्छा होगा। इनके जो रवाबित हैं वो बड़े हाई जो है वो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के बड़े अच्छे राब्ते बढ़ सकते हैं। इनका जुपिटर जो जिसको मुश्तरी कहते हैं, इनका घर बना देगा, जायदाद में इनको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा ख़ानदान में इनका एक बड़ा बेहतरी आने वाली है, यानी इनकी जो डिसिप्लिन है बहुत अच्छा रहेगा। एरीज के लिए ओवरऑल अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबर है। फिर इनका जो जोहल है जिसको सैटर्न बोलते हैं, अखराजात रूहानी आजमाइशों पर तवज्जो, और इनका जो मार्स है हिम्मत दे रहा है, इनको क़यादत में इजाफा दे रहा है। और इनका जो जुपिटर के साथ इनका अतारत बैठा है, यानी मरकरी जो बैठा है, कारोबार फैसले सोच समझ कर करें। तो अच्छा रिजवी भाई, अगर हम इसको थोड़ा जल्दी में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अगर एक सितारे के बारे में इतनी डिटेल, यानी मैं 2-3 मिनट 2-3 लाइनें कह दूं। जी जी ओके अभी स्टार्ट एरीज के बाद एरीज हो गया। ओके बुर्जे टॉरस की बात करते हैं, जिसको जोहरा जिसका जो है वो है मुख्तसर सफ़र इनका रहेगा, दोस्ती में इनको आजमाइश रहेगी। अगले पे हम चलते हैं बुर्जे जौज़ा पे, तो शख्सियत में इनकी चमक पैदा होगी, माली इस्तेहकाम होगा, करियर में सब्र इनको करना चाहिए, और अखराजात इनके बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये बुर्जे जौज़ा वालों के लिए। और इनको क्या चीज़ की एहतियात करनी है? अखराजात एक तो आप बता रहे हैं कि बढ़ें, और जो भी इनका लिटिगेशन मैटर है वो सोल्व हो जाएंगे। बुर्जे यानी जेमिनाई पर अगर कोई भी केस प्रोसीडिंग चल रहा है, लिटिगेशन में है, लीगल मामला, तो इनका हल हो जाएगा। बाकी कशिश में इजाफा हो सकता है, इनके अकायद में तब्दीली आ सकती है, यानी कि इनके जो पहले से माइंड सेट था वो बहुत ज़्यादा चेंज यू टर्न ले सकते हैं। जी, यू टर्न ले सकते हैं। सरतान की बात करते हैं, कैंसर लोगों की, तो ख़ास तौर पे मैं इनके बारे में थोड़ा सा एक ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, रूहानी रुझान इनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा सबसे ताकतवर इनकी पर्सनालिटी पर अपना ही असर आ रहा है। अच्छा, सफ़र के इम्कानात हैं इनके, यानी कैंसेरियन जो है इनका कोई आउट ऑफ कंट्री में जा सकते हैं। औलाद के मामले में इनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। अगले बुर्ज किस तरह की एहतियात? जैसा कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, वो गलत सोसाइटी में पढ़ सकते हैं, यानी उनका चेक एंड बैलेंस रखें, नज़र रखें उन पे, ये जो शादीशुदा हैं, और जो शादीशुदा नहीं है, ये भी आपने अच्छा किया बता दिया, ये ना हो कि जिसकी शादी ना हुई हो जी बच्चों पे नज़र कैसे? जी बिल्कुल। तो इस अब बात करते हैं हम लियो वालों की, यानी बुर्जे असद वालों की। तो इनके बहुत नए दोस्त बनेंगे, यानी नई कम्युनिकेशन इनकी होगी, ख्वाब पूरे होंगे इनके, करियर में इनके ताकत पैदा होगी, यानी करियर इनका पावरफुल। आप लियो का बता रहे हैं? जी, लियो का। अच्छा, रिश्तों में अहम तब्दीली इनकी आ रही है, और अना पर इनको काबू रखना है, नहीं तो बीवी से थप्पड़ पड़ सकता है, नहीं तो बीवी से थप्पड़ पड़ सकता है। और अगर वो बीवी ही हो लियो, अगर तो बीवी ही हो तो फिर शोहर को पड़ सकता है। ठीक है, यानी ये तो फिर ये अना का मामला थोड़ा सा इस जो है नाजुक सूरत हाल है, यानी कि असद बुर्जे लियो वालों को गुस्सा आ सकता है, तो इनको आपने तंग नहीं करना। उनको तो अक्सर गुस्सा आता रहता है जी, तो उसका हल बताएं ना कि कैसे गुस्सा। हल वो ये है कि अगर बीवी है तो शोहर को चाहिए कि उनसे सॉफ्ट स्पोकन रहे, और अगर वो वाइफ है तो उसके शोहर को चाहिए, अगर वो ऑलरेडी सॉफ्ट स्पोकन है फिर भी गुस्सा आ रहा है, फिर क्या करें? फिर उनको अच्छी सी शॉपिंग करवा दें। अच्छी सी शॉपिंग, वाह जबरदस्त। ये जो आपने आखिरी वाला बताया ना, असल मसला ये है, चूंकि बुर्जे असद वालों की हॉबी ये है कि उनका अगर आपने मूड चेंज करना हो तो आप उनको शॉपिंग करवा। ये आप समझ लें कि बुर्जे असद वालों की कमजोरी है। अच्छा, वैसे ये तो हर खातून की कमजोरी है। नहीं, बुर्जे असद वालों की जो है वो मेल को भी है। अच्छा, मेल को, अब मेल को शॉपिंग करवा दें, को गिफ्ट दे दें, तो उनका बड़ा अच्छा। अब बढ़ते हैं बुर्जे सुम्बला यानी वर्गो वालों की बात करता हूँ, तो ये थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन इनकी किस्मत मजबूत हो रही है, करियर में ये बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, और इनके जो छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं वो तरतीब में आना शुरू हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। ये इनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। और कोई मशवरा भी दे दें इनको? जी, बुर्जे सुम्बला वालों को मैं अक्सर कहता हूँ कि मायूसी में ना आया करें, यानी बुर्जे विर्गो वालों का डिप्रेसिव प्लैनेट है, बेसिकली सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग
बहुत करते हैं। और इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये हर वक्त हर चीज़ को सलीके से रखना चाहते हैं, जो कि नहीं और जब नहीं होती तो फिर ये उनको परेशान depression होते होता हैं। है। इनको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, तो इसलिए तो बाकी इनके मामलात सही रहेंगे। बाकी के मामलात इनके ठीक रहेंगे। आला तालीम में इन्हें कामयाबी मिल सकती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मीज़ान की तरफ, जिसको लिब्रा कहते हैं। दायरतुल बुरूज में इनकी रिपोर्ट क्या है? किस्मत इनका बहुत साथ दे रही है बुर्जे मीज़ान वालों की, ठीक है, और इनका करियर बेहतर हो रहा है, सफ़र से इनको फ़ायदा होगा, माली मामलात में इनका बेहतरी आ रही है। लेकिन इनका जो कंपैटिबिलिटी है, इनका जो शराकतदारी है, बिजनेस में इनको लॉस हो सकता है। अगर वो जॉब करता है लिब्रा, तो जॉब में उनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, पैनिक सिचुएशन हो सकती है, बॉस से लड़ाई हो सकती है। मीज़ान वालों की आप ये समझ लें कि कंपैटिबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती इशू रहेगा। चूँकि 7th हाउस है, तो 7th हाउस 3 चीज़ों को डील करता है। ये आपके वर्कर्स को भी डील करता है, आपके यानी कि अपने मुलाजमीन के साथ झगड़ा हो सकता है। तो इसके लिए बेहतर है कुछ सदका खैरात भी करते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये या सबूरो या अलीमों का ये विर्द करते हैं 114 दफ़ा, और उस चीनी पर कुछ दम करके ये सदका कर देते हैं, यानी सफ़ेद चीज़ का, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। यानी अच्छा जी, next। समझ लें कि अकरब की बारी है, स्कॉर्पियो की। तो अचानक इनके मूड्स के अंदर तब्दीलियां आती रही, इनको खुद नहीं पता चलेगा कि हमारे जो है मिजाज में इतनी जल्दी तब्दीली क्यों आ रही है। पॉजिटिव तब्दीलियां, नेगेटिव? जी नेगेटिव तब्दीलियां, रिश्तों में नेगेटिव तवानाई पैदा होगी। ये इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ। माली अगर देखें ना आप, जैसा कि पिछली हमने बात की थी कि बुर्ज असद वालों को अगर आप शॉपिंग करवा लें, उनका मूड ख़राब हो तो उनका मूड ठीक हो जाएगा। स्कॉर्पियो वालों को आप अगर शॉपिंग भी करवा देंगे तो इनका मूड अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ये तो बल्कि पिछले कुछ हफ्ते से हम देख रहे हैं स्कॉर्पियो वाले पैसे ही पैसे गिने जा रहे हैं। तो ये क्या नहीं, अब जो है वो नहीं गिनेंगे, अब कम हो जाएगा। हाँ, इनकी बहुत तब्दीली आ रही है, और ख़ास तौर पे रिटर्न एग्रीमेंट करते हुए ये बहुत ख़ास तौर पर ध्यान रखें, चूँकि ये कोई भी बड़े केस में फंस सकते हैं। ये स्कॉर्पियो वालों को एक मोहतात रहना है। ये मेरी तरफ से एक प्रेडिक्शन है, मशवरा भी है, और तब्दीलियां हर कार फ़ायदा मंद इनकी रहेंगी। अच्छा, लव लाइफ इनकी कैसी रहेगी? लव लाइफ में कोई हो सकती है लव शब्द में? जी, मैं आपको इसी पर आने लगा था। स्कॉर्पियो का जो लव है ये बहुत सेंसिटिव होता है। ये बहुत हसास तरीके से अपने प्यार के मामले में होते हैं। ये जिस तरह चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उससे डबल रिस्पॉन्स मिले, लेकिन इनको नहीं मिलता नहीं है। स्कॉर्पियो वालों को ये शिद्दत से चाहने वाले होते हैं, शदीद जो है सेंसिटिव होते हैं अपने रिलेशंस को लेकर, लेकिन बाकी मामलात में इनका तनाव चलेगा। लेकिन स्कॉर्पियो आपके लिए मशवरा है कि आपने मोहतात रहना है, वरना आप फंस सकते हो और बहुत बुरा फंस सकते हो। इस बात से कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। पहले भी हरकतें आपकी ऐसी हैं। चलिए, तो बुर्जे कौस की बात करते हैं। दायरतुल बुरूज में इनकी क्या एनर्जी चल रही है, तो इनकी शादी, अगर जिनकी स्कॉर्पियो के बाद हम बात करेंगे सैगिटेरियस वालों की, अच्छा जी, यानी बुर्जे कौस की, अगर इनकी शादी नहीं हुई तो समझ लें कि ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी कि दिसंबर तक इनके रिश्तों में तेज़ी से इनकी शादियां होंगी। यानी कि इनका जो लव लाइफ है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है, रिश्तों में मजबूती आ रही है, इनका भी सफ़र बड़ा अच्छा हो रहा है। कानूनी मामलात अगर इन पर चल रहे हैं तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। ज़हनी दबाव में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है सैगिटेरियस वालों को, और गुफ्तगू में ये नहायत नरमी पैदा से, यानी नरमी सी पैदा हो जाएगी। ओके, ठीक है। कैप्रिकॉन क्या कहता है? जी, नेक्स्ट पे आ जाए। जी, नेक्स्ट पे कैप्रिकॉन की बात करते हैं, तो इनकी सेहत बहुत बेहतर होने जा रही है। अगर कैप्रिकॉन वालों को, बुर्ज जद्दी वालों को कोई बीमारी थी, तो बीमारी से इनको शिफायाबी में आ रहे हैं। माली फ़ायदा होने जा रहा है, रोज़गार में बेहतरी होने जा रही है, ठीक है, और अखराजात इनके जो है वो लिमिटेड होने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, मेहनत का फल मिलने वाला है इनको, कैप्रिकॉन वालों को। बुर्ज दल्व की बात करते हैं। एक्वेरियस, जी, एक्वेरियस, लोग इसको दिलो पढ़ते हैं, लेकिन दल्व लफ्ज़ है। मोहब्बत में खुशखबरी है इनके लिए, दल्व वालों के लिए। माली एहतियात इनकी बड़ी ज़रूरी है। घर में इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, यानी तामीरी काम करते रहेंगे। अच्छा, एक्वेरियस वाले। मोहब्बत इनकी बड़ी मजबूत होती है, और इनका पार्टनर
इनके साथ लॉयल होता है। रिश्तों में तवाज़ुन ज़रूरी होता है। इनका स्लोगन है कि मुझे हर चीज़ में तवाज़ुन रखना है, ठीक है, बैलेंस रखना है। किस्मत नई सिमत इख्तियार कर सकती है एक्यूरस वालों की। अब लास्ट जो बुरूज है जी पाइसिस है। पाइसिस दायरतुल बुरूज में इसकी क्या एनर्जी है? घर और ख़ानदान में इनको प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, जायदाद के तनाज़ात हो सकते हैं। इनके काम बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आएंगे आप, बहुत ज़्यादा। घर में ये खुश नहीं रहेंगे। रूहानी बेदारी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैदा होगी। अच्छा, यानी स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। रोज़गार में इनके तब्दीलियाँ पैदा होंगी, यानी कि इनका माइंड सेट बार बार चेंज होता रहेगा। ये कर्म से, सब्र से और इस्तेहकाम से अगर चलें तो ये कामयाब हो सकते हैं। अब आपका कोई सवाल है तो आप कीजिए। अच्छा जी, अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह से ओवरऑल हम तमाम सितारों की बात कर रहे हैं, इस हफ्ते में तो तमाम सितारों के लिए जिसके लिए बेहतरी है वो आपने बता दिया। अगर हमें ये प्रेडिक्ट करना हो कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में किसी का कारोबार अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, किसी को ये काम शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिक किसी स्टार को अपने बारे में जानना हो तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है? पहली बात क्या ये मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। स्टार्स होते ही नहीं है। लव स्टार जो है ये गलतुल आम है और गलतुल अवाम है। एक एस्ट्रोलॉजर प्लैनेट्स को देखता है। आपके प्लैनेट्स को कैलकुलेट करके आपको उसकी रीडिंग देता है। अब सैयारा कहा जाता है, सैयारा। जी सैयारा, सियारवी हम आपको एनर्जी देते हैं। सुना होगा। तो सितारे होते ही नहीं है, सितारे लेकिन चूंकि सारे सियारों के इल्म से क्या प्रेडिक्ट किया जाए? बड़ा अच्छा आपने सवाल, अब सवाल आपने ठीक किया। अगर आपने किसी का कारोबार देखना है, बिजनेस देखना है, तो मुझे इंडिविजुअल उसका जायचा देखना पड़ेगा और उसका 7th हाउस और 10th हाउस में देखना पड़ेगा कि क्या ये जो काम शुरू करने जा रहा है इससे इसका देर पा चलेगा, टेम्परेरी चलेगा या होने से पहले ही लॉस हो जाएगा। ये उसके प्लैनेट की पोजीशन वाजे करेंगे। बिल्कुल ठीक। इसी तरह हर इंसान का इंडिविजुअल चार्ट जब तक जायचा देख के बेहतर तरीके से। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सिकंदर भाई हमारे साथ मौजूद था। कैसा गुजरेगा, क्या एहतियात करनी है, किन चीज़ों में आपने फैसला साजी में, इससे आपको रहनुमाई मिल सकेगी। किसको मोहब्बत करनी है और किसको मोहतात रहना है, ये भी आपने ख्याल रखना है। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपकी और हमारी मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।